हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंशियस एसेट्स और इनका रिलेशन। सो सबसे पहले हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो वर्ड के मीनिंग ही समझिए। डेफर्ड क्या होता है? स्प्रेड करना, किसी चीज़ को बांट देना। ठीक है, ओवर द ईयर्स किसी चीज़ को बांट देना, हिस्सों में बांट देना। रेवेन्यू होता है हमारी रेवेन्यू नेचर की जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होते हैं और उनको बांट दिया जाता है। इसको डिटेल में समझते हैं हम। देखो, वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि दोनों नेचर का होता है। असल में वो कैपिटल नेचर का भी होता है और रेवेन्यू नेचर का भी होता है। अब क्यों? क्योंकि वो एक तो वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिग अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है। इसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी अमाउंट क्या होती है? बिग होती है। हैवी एक्सपेंडिचर जिसको हम कह सकते हैं, बिग अमाउंट का जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि अमाउंट काफ़ी बिग होती है। और उससे क्या होता है, जो इनकम जनरेट होने वाली है इस एक्सपेंडिचर से जो इनकम जनरेट होने वाली है वो क्या है, हमें फ्यूचर में होने वाली है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। कई सालों तक हमें उसकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होते जाएंगे। देखो, अब क्या होता है कि हमने कंसेप्ट जो है वो करेंगे तो हमारा एक मैचिंग कंसेप्ट होता है। हमारे जो अकाउंट्स के रूल हैं उसमें आता है एक मैचिंग कंसेप्ट। तो वो क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट? कि हमारे इस एक अकाउंटिंग पीरियड के जो हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए। तो यानी कि जिस ईयर का एक्सपेंडिचर होगा उससे उस ईयर के एक्सपेंडिचर को ही हम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का हम लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं हम, राइट। एडवर्टाइज पर जो हम खर्चा करते हैं वो बिग अमाउंट में होता है खर्चा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो खर्चा हुआ हमारा काफ़ी ह्यूज एक्सपेंडिचर हो गया और ये अमाउंट जो है बहुत बड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं 6 लाख रुपीज़। तो ये हमारा खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट पर। अब जो एडवर्टाइजमेंट पर हमने एक बार खर्चा किया तो उससे क्या था कि एक्सपेक्टेशन थी उससे कि उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, वो कितने सालों तक हो सकता है? इस एडवर्टाइजमेंट से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा हमें 6 ईयर्स तक। सो 6 ईयर्स तक हमें जो है वो रेवेन्यू इससे जनरेट होगा। ठीक है, अब 60 लाख का खर्चा है, लेकिन ये खर्चे से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मुझे आज जब मैंने खर्चा किया इस साल उसी वक्त मुझे इसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। मुझे कब तक होगा? 6 ईयर्स तक लगातार इसका बेनिफिट जो है मुझे मिलता रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन किस चीज़ का है? बेनिफिट्स का एक्सपेक्टेशन। बेनिफिट कितने सालों तक होता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 60 लाख का खर्चा। तो ये खर्चा जिसका रेवेन्यू मुझे आने वाले 6 सालों में मिलने वाला है, क्या मैं ये आज ही रिकॉर्ड कर लूँ? नहीं कर सकती। इससे तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, लॉसेस में चला जाएगा बिजनेस। सो हम क्या करेंगे, हमें मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में जिस चीज़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ही हम डालेंगे अपने अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में क्या है, सिर्फ अब इसको देखो 6 साल तक है, हम एक टाइम पीरियड बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ। तो ये है हमारे 6 साल। तो 60 लाख का खर्चा है, इसको मैंने 6 साल तक बांट दिया। हम क्या करेंगे, इस बिग अमाउंट के खर्चे को हम क्या करेंगे, 6 साल तक बांट देंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो बेनिफिट है वो 6 सालों तक आने वाला है। तो फिर मैं ये खर्चा पूरा एक साल में नहीं डालूंगी। मैं क्या करूंगी, इस खर्चे को 6 साल तक डिवाइड कर दूंगी। अब 60 लाख के खर्चे को हम 6 साल में डिवाइड करें तो 1 लाख, एक ईयर का कितना खर्चा आ जाएगा हमारा? 10 लाख। ठीक है, ऐसे करके 10 10 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, ये हमारे क्या हो गए खर्चे इस अकाउंटिंग ईयर के। यानी कि फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फॉर एग्जांपल अगर ये 2016 है और ये 2017, 18, 19, 20 और 21, तो यहाँ से P&L अकाउंट में हमने खर्चा डाला 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कितना खर्चा डाला? हमने 10 लाख रुपीज़। और फिर अब हमने खर्चा तो एक बार में 60 लाख रुपया पैसा पे तो कर दिया, राइट।
ऐसे ही हम पर उससे जो हमारा बेनिफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था, सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का, यानी कि इस साल में सिर्फ 10 लाख का खर्चा ही हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का हम अपना एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया कि हमने मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इस साल सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के रिलेटेड ही हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे, इसीलिए सिर्फ वही एक्सपेंडिचर हमने को इस साल में दिखाया, बाकी एक्सपेंडिचर हम आने वाले सालों में दिखाएंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया कि हमने खर्चे को डेफर कर दिया, यानी कि बांट दिया, जिससे वो एक्सपेंडिचर था जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, तो हमने क्या किया, एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता हुआ खर्चा ही डाला, ना कि सारा खर्चा हमने डाला। लेकिन अब क्या है कि हमने 60 लाख रुपीज़ तो पे कर दिए ना, ठीक है, P&L अकाउंट में एज अ एक्सपेंस जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे हमने 10 शो कर दिया, ठीक है, लेकिन एक बार तो मैंने पे कर दिया, ये 60 का 60 मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो फिर यहाँ तो 10 लाख रुपीज़ एक्सपेंस हो गए, बाकी का मैं कहाँ दिखाऊंगी इस साल में, बाकी क्या होगा, एक एंट्री तो यहाँ पे कर दी कि मैंने जो पेमेंट है वो 60 लाख की कर दी, अब 10 लाख का मैंने एक्सपेंस दिखा दिया, बाकी का 50 कहाँ दिखाऊंगी, तो बाकी का 50 क्या है, उससे मुझे बेनिफिट आने वाला है इन फ्यूचर, राइट, उससे मुझे क्या होने वाला है, बेनिफिट राइज होने वाला है इन फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स तक, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे एसेट्स, तो 50 लाख रुपीज़ मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स। अब आप कह रहे होगे कि एसेट तो जो हमने पढ़ा था और एसेट से रिलेटेड जो हमारे 3 जो कॉलम थे हम पढ़ते थे कि 3 कॉलम है, वो तो इससे टिक नहीं हो रहे। देखो, ना तो इसको कोई फिजिकल आइडेंटिटी है, ठीक है, ना तो इसको मैं मार्केट में जाकर सेल कर सकती हूँ या परचेज कर सकती हूँ, राइट, एक्सपेंसिव है, खर्चा कर दिया, जब इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी ही नहीं है, इसको ऑन नहीं किया जा सकता, तो सेल भी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन इससे क्या है, हमें कुछ फ्यूचर बेनिफिट तो आने वाले हैं ना, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाले हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं, तो इसीलिए इन सभी तरह के एसेट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। दैट मीन्स हम काल्पनिक एसेट्स, हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें इससे इस तरह होने वाले खर्चे थे, हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, और वो होएगा भी बेनिफिट, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे टर्म आ गई हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, तो ये होंगे शोन इन द बैलेंस शीट, शोन इन द बैलेंस शीट। क्लियर। तो यानी कि अगर हम एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो हमारा P&L अकाउंट जो है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के रूप में हम दिखाएंगे 10 लाख रुपीज़, और एसेट्स के, फिक्टिशियस एसेट के किसमें, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हम एज अ फिक्टिशियस एसेट कितने दिखाएंगे, 50 लाख रुपीज़। और जैसे जैसे ये था हमारा 2016, अब 17 की बात करें अगर, तो जैसे जैसे मैंने इस बेनिफिट को मैं यूज़ करते जाऊंगी वैसे वैसे मैं अपना इधर एक्सपेंसेस भी दिखाती जाऊंगी। तो अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे किया 16 में सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के बेनिफिट मैंने यूज़ किए थे, इसलिए एक्सपेंडिचर भी कितना दिखाया, 10 लाख। 17 में और 10 लाख रुपीज़ के बेनिफिट मैंने यूज़ कर लिए, तो और 10 लाख का खर्चा हो गया, और ये हमारे एसेट्स कितने रह गए, अब हमारे रह गए एसेट्स 40। इसी तरह फिर 18 में फिर मैंने और 10 लाख के बेनिफिट्स यूज़ कर लिए, ठीक है, तो 10 लाख का हमारा खर्चा हो गया, तो फिर मेरे एसेट्स कितने रह गए, तो एसेट्स रह गए 30 लाख। इसी तरह 19 में 10 का और खर्चा हो गया, और मेरे फिक्टिशियस एसेट्स कितने रह जाएंगे, 20, और 20 में कितना होगा, 10 का खर्चा, और 10 मेरे एसेट्स रह जाएंगे, और 21 में मेरा और 10 लाख का खर्चा हो जाएगा, और 10 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो मेरे एसेट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो ये एक और पॉइंट है, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, ये काल्पनिक एसेट्स होते हैं, इनसे बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला होता है, और इनको ना तो सेल किया जा सकता है ना परचेज किया जा सकता है, इसीलिए इनकी कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, ना ही ये कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और जैसे जैसे हम इनका बेनिफिट लेते जाते हैं ओवर द ईयर्स ये जो एसेट्स हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, और एंड में आके ये जो एसेट है हमारा ख़त्म हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है। तो जैसे हमने देखा, हमने 10 लाख रुपीज़ का बेनिफिट यूज़ किया तो 10 लाख का खर्चा हो गया, ठीक है, 50 लाख के हमारे क्या रह गए, एसेट से। फिर जैसे जैसे हम बेनिफिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, हमने एक्सपेंसेस शो करते जा रहे हैं, तो हमारे एसेट्स जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, और यहाँ पे आ जाके वो क्या हो जाएगा, टोटल 0। तो ये था हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि वो क्या होता है,
और फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं और इनमें क्या रिलेशन है वो तो आपको समझ में आया होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। एक ह्यूज एक्सपेंडिचर, बिग अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है और जिससे इनकम जो है फ्यूचर में ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमें रिसीव होती है, ठीक है। इसको क्या एक बार तो मैंने 60 लाख का खर्चा एक बार एंट्री कर दूंगी मैं कि मेरा 60 लाख का खर्चा हो चुका, वो उसको कहते हैं कैपिटलाइज करना। तो उसे क्या होता है फिर बाद में हम उसको डेफर कर देते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांट देंगे हम, इस तरह से उसको P&L अकाउंट में 6 साल में बांट देंगे उस खर्चे को, क्लियर, इक्वली बांट देते हैं हम उसको। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लिया हमने, इसी तरह और खर्चे जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी प्रीपेड का भी समझ लीजिए, इसी में आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। इसमें आपको प्रीपेड का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रीपेड का कंसेप्ट क्या होता है, प्रीपेड होता है पहले पे किया हुआ। अब देखो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, जब भी हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं उसका प्रीमियम जो है वो हमें पहले पे करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमें पॉलिसी दे दें इंश्योरेंस वाले और कहें कि ठीक है जी आप बाद में प्रीमियम देना, ये लीजिए पॉलिसी। ऐसा तो नहीं होता ना, प्रीमियम हमें पहले पे करना पड़ता है। तो वही है कि प्रीपेड इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने पहले पे कर दिया हो, उसके ड्यू होने से पहले कोई भी खर्चा किया हो। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है कि हमने आज जो पेमेंट कर दी मैंने, फॉर एग्जांपल 2016 अप्रैल में, ठीक है। आज मैंने जो पेमेंट कर दी, इसका जो बेनिफिट मुझे होने वाला है वो तो मुझे आने वाले 17, 18 सपोज 20 तक हमें वो बेनिफिट होने वाला है। तो नंबर ऑफ ईयर्स, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स हमें फ्यूचर में वो बेनिफिट होने वाला है, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इससे क्या हुआ कि खर्चा मेरा आज हो गया, इसमें भी फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं 40 लाख का हमारा प्रीमियम था, तो 40 लाख का खर्चा मेरा आज हो गया, लेकिन उससे बेनिफिट मुझे कितने सालों में होने वाला है, आने वाले सालों में। तो ये भी क्या होगा, ये खर्चा भी मैं क्या करूंगी, इसको बांट दूंगी। मैं क्या करूंगी, सिर्फ 2016, यहाँ पे आ जाएगा 16, 17, 18, 19, तो हमारा 40 लाख का खर्चा था, तो हम इसको क्या करेंगे 40 लाख में सॉरी 5 सालों में इसको डिवाइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, जैसे ये हमारा P&L अकाउंट, यानी कि इसको हमारा एक्सपेंस कितना दिखाएंगे, हम अपना एक्सपेंस कितना दिखाएंगे, प्रीमियम का कितना शो करेंगे, हम करेंगे सिर्फ 8 लाख, और बाकी का क्या बन जाएगा हमारा फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट जो है वो आने वाले सालों में होने वाला है। तो ये बाकी का जो रह गया वो हमारा बन जाएगा एसेट। ऐसी मैं खर्चा डालते जाऊंगी, एसेट मेरा जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही है, फिक्टिशियस एसेट है। कैसे कि इसमें जो खर्चा हमारे इस साल है, इस साल से खर्चा करने से जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उतना का हम अपना एक्सपेंस शो कर देंगे, बाकी का जो है वो हमारा फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा। और जैसे जैसे हम उसका बेनिफिट यूज़ करते जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट जो है हमारा कम होते जाएगा और लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का कंसेप्ट और फिक्टिशियस एसेट का कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। सम अप कर दिया फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं और इनसे कैसे रिलेट करते हैं। देखिए फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है इनकी, और इनको सेल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इससे पर फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स रिसीव होने होते हैं, और जैसे जैसे हम बेनिफिट्स इसको यूज़ करते जाते हैं हमारा एसेट क्या हो जाता है, कम होते जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ये भी फिक्टिशियस एसेट्स ही होते हैं। इसमें जो एक्सपेंस होता है वो हम उसको बांट देते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, और जितना बेनिफिट हम एक साल में लेते हैं उतना का खर्चा दिखाते हैं, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी का हम अपना क्या बना लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बना लेते हैं, क्लियर। ऐसे ही प्रीपेड का है, प्रीपेड जहाँ जहाँ जो चीज़ हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर रखे हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, हमारे फिक्टिशियस एसेट्स बन जाते हैं, क्योंकि जितना का खर्चा और जितनी की रेवेन्यू हमने जनरेट कर ली वो तो क्लियर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट और प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या है और इनके आपस में रिलेशन क्या है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड कुछ मायनों में फिक्टिशियस एसेट्स ही हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक साल का जितना एक्सपेंडिचर है सिर्फ वही P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, बाकी का जो है वो फिक्टिशियस एसेट बन जाता है। और फिर जब अपने साल जो है जितने भी सालों तक हमें वो बेनिफिट रिसीव होना होता है, लास्ट में आके हमारा वो क्या हो जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू।